वेनेजुएला के बाद अब क्या वजह है कि अमेरिका की नजरें ग्रीनलैंड पर जाकर टिकी हैं? किस वजह से ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की सोच रहा है अमेरिका? देखिए, वेनेजुएला में तो सीधा सीधा तेल का खेल था, लेकिन अमेरिका ग्रीनलैंड से क्या चाहता है और आखिर ग्रीनलैंड को लेकर भारत का क्या रुख है, आज समझेंगे इसे। वहीं दूसरी तरफ क्या कभी संभव हो सकता है कि बीजेपी और कांग्रेस साथ आकर गठबंधन करें? जी हाँ, ये भी संभव हो सकता है। खबर है कि 36 का आंकड़ा रखने वाली भाजपा और कांग्रेस एक सीट पर साथ आ चुकी हैं। तो कहाँ की है ये खबर, ये भी बताएंगे आपको, क्योंकि ये पूरा मामला महाराष्ट्र से जुड़ा हुआ है। और इसके अलावा एसआईआर को टैकल करने के लिए ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट जाने की चेतावनी दे रही हैं। तो आखिर क्यों उठ रहा है ये धुआं बंगाल से, क्या है पूरा मामला, एक नज़र इस पर भी आज के शो में। नमस्कार, खबर प्रधान शो देख रहे हैं आप और मैं हूं संगीता श्रीवास्तव। चलिए शुरुआत करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबर से, जहां अमेरिकी प्रशासन ने एक बार फिर ग्रीनलैंड पर कब्जे की बात कहकर अंतर्राष्ट्रीय तनाव बढ़ा दिया है। दरअसल बीबीसी की एक रिपोर्ट है जिसके मुताबिक व्हाइट हाउस की प्रवक्ता कैरोलिन लेविट ने साफ कहा है कि ग्रीनलैंड अमेरिकी सुरक्षा के लिए बेहद अहम है। और उन्होंने यहां तक कहा कि अमेरिका इस लक्ष्य को हासिल करने के कई विकल्पों पर काम भी कर रहा है, जिनमें सैन्य विकल्प भी शामिल है। ये पहली बार नहीं है जब डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड को लेकर बयान दिया है। ट्रंप इससे पहले भी कई बार कह चुके हैं कि ग्रीनलैंड अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा की फ्रंट लाइन है। ट्रंप का कहना है कि वहां रूसी और चीनी जहाजों की मौजूदगी अमेरिका के लिए खतरा है। अब सवाल यह है कि आखिर ग्रीनलैंड इतना अहम क्यों है? ग्रीनलैंड डेनमार्क का एक स्वायत्त क्षेत्र है और नाटो का हिस्सा भी है। यहाँ सिर्फ 57,000 की आबादी रहती है। ग्रीनलैंड की अपनी कोई सेना नहीं है, उसकी रक्षा, विदेश नीति सब डेनमार्क संभालता है। ग्रीनलैंड में अमेरिका का बेहद अहम सैन्य अड्डा है, पिटुफिक स्पेस बेस, जिसे पहले थुले एयरबेस कहा जाता था। यहाँ करीब 150 से 200 अमेरिकी सैनिक तैनात रहते हैं और मिसाइल चेतावनी सिस्टम और स्पेस निगरानी का काम करते हैं। ये अमेरिका का सबसे उत्तरी सैन्य अड्डा है। वहीं डेनमार्क की ज्वाइंट आर्कटिक कमांड भी यहाँ तैनात है। करीब 150 से 200 डेनिश सैनिक और अधिकारी यहाँ गश्त पर होते हैं, सर्च एंड रेस्क्यू और संप्रभुता की रक्षा में लगे होते हैं। अब अमेरिका के वरिष्ठ अधिकारी स्टीफन मिलर ने CNN से बातचीत में कहा कि अमेरिका चाहता है कि ग्रीनलैंड उसका हिस्सा बने और कोई भी देश इस मुद्दे पर अमेरिका से सैन्य टक्कर नहीं ले सकता। हालांकि अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने साफ कर दिया है कि अमेरिका का इरादा हमला करने का नहीं है, बल्कि डेनमार्क से ग्रीनलैंड खरीदने का है या फिर कोई विशेष समझौता करने का। लेकिन इस बयान के बाद यूरोप में भूचाल जरूर आ गया है। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, पोलैंड, स्पेन और डेनमार्क ने संयुक्त बयान जारी कर कहा है कि ग्रीनलैंड उसके लोगों का है और उसके भविष्य का फैसला केवल डेनमार्क और ग्रीनलैंड ही कर सकते हैं। डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन ने यहां तक कह दिया है कि अगर अमेरिका ने किसी नाटो सदस्य पर हमला किया तो नाटो का अस्तित्व ही खतरे में हो जाएगा। ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री जेस फ्रेडरिक नील्सन ने भी कहा कि बातचीत सम्मानजनक तरीके से होनी चाहिए। उन्होंने साफ कहा कि ग्रीनलैंड बिकाऊ नहीं है। अब सवाल यह है कि अमेरिका को ग्रीनलैंड से फायदा क्या होने वाला है, तो एक बार इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। ग्रीनलैंड की रणनीतिक स्थिति, रूस और चीन पर नजर रखने की क्षमता, रेयर अर्थ मिनरल्स, तेल गैस का भंडार और आर्कटिक में खुलती नई समुद्री राहें, ये सब अमेरिका को आकर्षित करती हैं और इसी पर अमेरिका की निगाह टिकी हुई है। इतिहास गवाह है कि दूसरे विश्व युद्ध में भी ग्रीनलैंड ने अटलांटिक सुरक्षा में अहम भूमिका निभाई थी और आज 80 साल के बाद एक बार फिर ग्रीनलैंड वर्ल्ड पावर बैलेंस का एक केंद्र बन चुका है। अब देखना यह होगा कि क्या सिर्फ दबाव की राजनीति है ये, या दुनिया एक और बड़े भू राजनीतिक टकराव की तरफ बढ़ रही है। हालांकि वेनेजुएला पर अपना कंट्रोल लेने के बाद ये नया देश है जिस पर कब्जे की अमेरिका सोच रहा है। ऐसे में भारत का रुख साफ है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि हम वेनेजुएला में हो रहे घटनाक्रम को लेकर चिंतित हैं। ये एक ऐसा देश है जिसके साथ हमारे बहुत अच्छे रिश्ते हैं। हम सभी पक्षों से अनुरोध करते हैं कि वो लोगों के हित में काम करें और समाधान ढूंढें। यानी भारत शांति समझौते की अपील कर रहा है। हालांकि एस जयशंकर ने ग्रीनलैंड के साथ भी अच्छे रिश्ते होने की बात कही है। अब बात करते हैं महाराष्ट्र की सियासत में आए उस बड़े उलटफेर की जिसने हर किसी को चौंका दिया है। यहाँ वो हुआ है जिसकी शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। महाराष्ट्र में दो धुर विरोधी पार्टियां यानी बीजेपी और कांग्रेस अब दोनों एक साथ आ गई हैं।
मामला है अंबरनाथ नगर परिषद के अध्यक्ष पद का। और हैरानी की बात यह है कि यह गठबंधन सिर्फ कांग्रेस तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसमें अजीत पवार की एनसीपी भी शामिल हो गई है। दरअसल इस पूरे राजनीतिक गणित का मकसद क्या है, इसे समझते हैं। एकनाथ शिंदे की शिवसेना को सत्ता से दूर रखना। बीजेपी ने अपने ही सहयोगी दल शिवसेना शिंदे गुट के खिलाफ कांग्रेस और एनसीपी से हाथ मिला लिया है। ये अप्रत्याशित गठबंधन ऐसे समय में हुआ है जब महाराष्ट्र में 15 जनवरी को नगर निगम के चुनाव होने जा रहे हैं। इस घटनाक्रम ने सत्ताधारी महायुति गठबंधन के भीतर की दरारों को पूरी तरह से उजागर कर दिया है। अब आपको बता दें कि महाराष्ट्र की 29 म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में से 24 में महायुति के सहयोगी दल एक साथ चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। हालांकि मुंबई, ठाणे, कोल्हापुर में बीजेपी और शिवसेना अभी भी साथ है। और अब बात करते हैं अंबरनाथ के चुनावी आंकड़ों की। हालिया नगर परिषद चुनाव में शिवसेना को मिली 23 सीटें, बीजेपी को 16 और कांग्रेस को 12 सीटें। अजीत पवार की एनसीपी को 4 सीटें। अब संख्या के हिसाब से देखें तो शिवसेना सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, लेकिन इसके बावजूद बीजेपी ने कांग्रेस और एनसीपी के समर्थन से अध्यक्ष पद जीत लिया। कांग्रेस और एनसीपी के साथ आने वाले बीजेपी के समर्थन में कुल 32 पार्षद हो गए हैं, जबकि अंबरनाथ म्युनिसिपल काउंसिल में कुल 59 सदस्य हैं, यानी बहुमत का आंकड़ा आसानी से पार कर लिया गया है। ये सीट इसलिए भी अहम है क्योंकि अंबरनाथ उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का गृह जिला ठाणे में ही आता है। ये लड़ाई सिर्फ नगर परिषद की नहीं, बल्कि प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र चौहान और शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे के लिए भी प्रतिष्ठा की लड़ाई बन गई है। एक तरफ बीजेपी पूरे देश में कांग्रेस मुक्त भारत की बात करती है और दूसरी तरफ सत्ता के लिए उसी कांग्रेस के साथ हाथ मिला लेती है। उन्होंने आरोप लगाया कि शिवसेना जनता की पसंद के बावजूद सत्ता से बाहर कर दी गई। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि शिवसेना विकास कार्यों का समर्थन करती है, लेकिन किसी भी गलत काम और भ्रष्टाचार का खुलकर विरोध भी करती है। वहीं बीजेपी की ओर से अभिजीत करजुले ने इस गठबंधन का बचाव किया है। उन्होंने कहा कि यह गठबंधन अंबरनाथ के विकास के लिए बनाया गया है, ना कि सिर्फ सत्ता के लिए। करजुले के मुताबिक बीजेपी, कांग्रेस, एनसीपी और आरपीआई इन सभी ने मिलकर अंबरनाथ सिटी डेवलपमेंट फ्रंट बनाया है, जिसमें 31 सदस्यों का समर्थन भी हासिल है। अब सवाल यही है कि क्या ये गठबंधन स्थानीय मजबूरी है या महाराष्ट्र की राजनीति में आने वाले बड़े बदलाव का संकेत है। और बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस बार एसआईआर के मुद्दे पर सीधे अदालत जाने की चेतावनी दे दी है। सोमवार को ममता बनर्जी ने साफ कहा कि जैसे ही मंगलवार को कोर्ट खुलेगा वो इस मामले में वहां जाएंगी। उन्होंने ये भी कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो खुद इस मामले पर बहस करेंगी। ममता बनर्जी के शब्दों में ये लड़ाई जिंदा रहने की लड़ाई है। हम कानून की मदद भी ले रहे हैं, कल कोर्ट भी खुलेगा, अगर जरूरत पड़ी तो वो खुद बात करेंगी। वकील बनकर नहीं, बल्कि एक आम नागरिक बनकर बात करेंगी और जमीनी हकीकत अदालत के सामने रखेंगी। इस दौरान ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर तीखा हमला बोला। दक्षिण 24 परगना जिले के सागर द्वीप में एक जनसभा को संबोधित कर रही थी। उस समय उन्होंने बिना नाम लिए मुख्य चुनाव आयुक्त पर निशाना साधा। ममता ने कहा कि मिस्टर ज्ञानेश कुमार, बंगाल में कोई डिटेंशन कैंप नहीं है। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि एसआईआर के नाम पर बुजुर्गों, बीमारों और गर्भवती महिलाओं को परेशान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हर कोई मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाना चाहता है, लेकिन सुनवाई के नाम पर लोगों को लंबी लंबी लाइनों में लगे रहना पड़ता है। ममता बनर्जी ने यह भी ऐलान किया कि एसआईआर के कारण हुए अमानवीय व्यवहार और लोगों की मौत को लेकर टीएमसी अदालत में याचिका भी लगाएगी। उन्होंने कहा कि अगर अनुमति मिली तो सुप्रीम कोर्ट में भी एक आम नागरिक के तौर पर याचिका दाखिल करेंगी। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि बिना किसी ठोस वजह के मतदाता सूची से नाम हटाए जा रहे हैं, जिससे विधानसभा चुनाव से पहले डर का माहौल बनाया जा रहा है। ममता ने सवाल भी उठाया कि अगर बीजेपी नेताओं के बुजुर्ग माता पिता को पहचान साबित करने के लिए एक लाइन में खड़ा कर दिया जाए तो उन्हें कैसा लगेगा। ममता बनर्जी का दावा है कि एसआईआर के डर से कई लोगों की मौत भी हो चुकी है और कई लोग अस्पताल में भर्ती हैं। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या एसआईआर पर अदालत चुनाव आयोग के फैसले पर सवाल उठाएगी और क्या ये मुद्दा आने वाले चुनाव में बड़ा राजनीतिक हथियार बनेगा। आपको क्या लगता है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा और खबर प्रधान शो देखते रहिए। नमस्कार। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।